हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 3 से जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और उसका एटॉमिक व्यू हमने देखा था। किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स, जो हमारा सॉलिड कंडक्टर होता है, जब हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या किसी सॉलिड कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो किस तरीके से उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ड्रिफ्ट करते हैं, ड्रिफ्ट मोशन करते हैं, और जिसकी वजह से जो करंट है वो पास होती है कंडक्टर से। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में क्या रिलेशन होता है उसके बारे में देखेंगे, और उससे रिलेटेड एक जो नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन की जाती है वो कहलाती है मोबिलिटी। तो मोबिलिटी के बारे में देखेंगे, और कुछ लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ है, यानी कि ओम्स लॉ जो है कुछ जो कह सकते हैं हमारे डिवाइसेज होती हैं या कुछ हमारे वीआई कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, उन पे हम ओम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, तो उनकी जो लिमिटेशंस है ओम्स लॉ की वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्रिफ्ट स्पीड देखी थी, और जो हमारी ड्रिफ्ट स्पीड का या ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया था वो आया था हमारा वी डी वैक्टर इक्वल्स टू माइनस ई ई वैक्टर बाई एम इंटू टॉ। और अगर मैग्नीट्यूड लिखें तो मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड इक्वल्स टू ई कैपिटल ई टॉ अपॉन एम। ठीक है, ये जो टॉ है ये कहलाता है हमारा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और ई जो है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक कंडक्टर लेते हैं, और फॉर सिंप्लिसिटी जो कंडक्टर है हम कैसा लेते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में। तो ये कंडक्टर हम ड्रॉ कर रहे हैं, और ये जो कंडक्टर है तो हमेशा मान लेते हैं ये कोई कंडक्टर है सिलेंड्रिकल शेप में, और इस कंडक्टर का कोई क्रॉस सेक्शन हम यहाँ पर लेते हैं, सपोज करें। और ये जो क्रॉस सेक्शन हमने यहाँ पर कंडक्टर का लिया है, इसका एरिया हम मान लेते हैं ए। क्लियर? जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं तो उनकी ड्रिफ्ट स्पीड होती है वी डी। तो हम कोई स्मॉल टाइम इंटरवल लेते हैं डेल्टा टी, है ना, कोई स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी के लिए। तो फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, ये जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट हो रहे हैं, है ना, ड्रिफ्ट मोशन कर रहे हैं, तो ये वीडी स्पीड से डेल्टा टी टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, तो हम उस डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, डेल्टा एक्स, उस डिस्टेंस को लिख सकता हूं। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा वी डी इंटू डेल्टा टी। क्लियर? इसको नाम दे सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। तो क्या मतलब है हमारा कि अगर हम ये माने कि डेल्टा टी टाइम में जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तो ड्रिफ्ट करते हुए वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे, डेल्टा एक्स। तो कुल मिला के अगर हम इस कंडक्टर के थ्रू किसी करंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो यहाँ से कोई करंट पास हो रही है, मान लीजिए करंट कितनी पास हो रही है, आई। तो ऐसा करंट पास होने में ये जो करंट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए अब डेल्टा टी टाइम तक ऑब्जर्व कर रहे हैं, करंट जो पास हो रही है उसको हमने जो मीजर किया है वो डेल्टा टी टाइम तक किया है। तो डेल्टा टी टाइम में कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे, ये कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ए को पास करेंगे, वही क्या करेंगे, करंट में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये मान सकते हैं कि ये वो इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कि डेल्टा एक्स डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकते हैं इन टाइम डेल्टा टी। या ये वो इलेक्ट्रॉन होंगे
जो कि इस लेंथ में, कंडक्टर की इस पर्टिकुलर लेंथ में क्या होंगे, स्थित होंगे, या इस स्पेस में स्थित होंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, यहाँ पर ये कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कि डेल्टा टी टाइम में क्या करेंगे, इस क्रॉस सेक्शन ए को पास करेंगे। आप चाहें तो इसको नाम दे सकते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन को जो कि हमने कंडक्टर का लिया है, इसको हम नाम दे सकते हैं, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q। तो P पर जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमने ए कंसिडर किया है, इसको कितने इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी में पास करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन डेल्टा एक्स लेंथ में यहाँ पर होंगे वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस क्रॉस सेक्शन ए को पास करेंगे और करंट में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होगी, कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने बताया कि भाई डेल्टा एक्स लेंथ में ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहली बात करें कि ये डेल्टा एक्स और ये जो इसका कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है ए, तो सिलेंड्रिकल जो शेप है कंडक्टर की या जो सिलेंडर है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ, इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर पी क्यू, है ना। कौन सा कंडक्टर कंसिडर कर रहे हैं, केवल पी क्यू पार्ट उसका कंडक्टर का कंसिडर कर रहे हैं, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए इंटू डेल्टा एक्स। ठीक है, अब मान लीजिए ये सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ मोशन कर रहे हैं, करंट के लिए। ठीक है, तो ये मान लेते हैं लेट स्मॉल एन बी द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्मॉल एन इज द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम क्रॉसिंग दिस क्रॉस सेक्शन ए इन टाइम डेल्टा टी, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग और पासिंग एरिया ए एट पी इन टाइम डेल्टा टी, राइट। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एन, और कैपिटल एन इक्वल्स टू स्मॉल एन इंटू वी, क्योंकि स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन की वैल्यू, तो स्मॉल एन हो जाएगा वी कितना है, ए डेल्टा एक्स। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, और ये डेल्टा एक्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं हम, यहाँ पर देखो एक बार, ये डेल्टा एक्स भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, वी डी डेल्टा टी, तो कैपिटल एन इक्वल्स टू हो जाएगा एन ए वी डी डेल्टा टी। ये क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन डेल्टा टी टाइम में इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन ए से, जो कि पी पर हमने कंसिडर किया, उससे पास होंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन करंट में, इलेक्ट्रिक करंट में अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब अपने साथ, ये जब पास होंगे तो ये अपने साथ कितना चार्ज कैरी करेंगे, सो टोटल चार्ज, इसको लिख सकते हैं, सो टोटल चार्ज पासिंग थ्रू एरिया ए इन टाइम डेल्टा टी। अभी हम केवल मैग्नीट्यूड ले रहे हैं ना, ऐसा इलेक्ट्रॉन का चार्ज हालांकि नेगेटिव होता है, लेकिन हम यहाँ पर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो टोटल चार्ज कितना पास होगा मैग्नीट्यूड में, तो उसको लिख सकते हैं डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ई, एक इलेक्ट्रॉन के पास में कितना चार्ज है ई, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं एन, तो आप लिखें आगे वैल्यू, तो ई एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, तो देखें प्रीवियस स्लाइड में एन की वैल्यू है स्मॉल एन ए वी डी डेल्टा टी, तो ई इंटू स्मॉल एन ए वी डी डेल्टा टी। ये क्या है, टोटल चार्ज दैट इज पासिंग थ्रू दैट
स्मॉल एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया ए एट पी इन टाइम डेल्टा टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन ई ए वी डी डेल्टा टी डेल्टा क्यू। क्लियर? तो डेल्टा क्यू चार्ज जो है वो यहां से पास होता है इन टाइम डेल्टा टी, जो हमने क्रॉस सेक्शन कंसिडर किया है। सो करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन हम देखें, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती है? ये होती है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो इस इक्वेशन 4 से अगर हम डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी निकालें तो आई इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहाँ से देखेंगे ये डेल्टा क्यू है, इस डेल्टा टी को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये आई इक्वल्स टू क्या बचेगा? एन ई ए वी डी। यहाँ पर हमने केवल मैग्नीट्यूड लिया है तो ये कहलाएगा आपका करंट। इतनी करंट यहाँ से पास हो रही है तो आई इक्वल्स टू एन ई ए बी डी। ये जो रिलेशन आया है ये क्या एक्सप्रेस करता है? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। ये क्या है? रिलेशन ये हो जाएगा आपका रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। ठीक है भाई, एक तो हमें ये याद होना चाहिए आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। और इसमें क्या कर सकते हैं? तो नेक्स्ट देखिए हम लोगों ने क्या डिराइव किया है, क्योंकि आई इक्वल्स टू क्या होता है? एन ई ए वी डी। ये सिंबल्स की मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, एक बार हम यहाँ पर बता देते हैं। सिंबल्स में क्या है? स्मॉल एन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो इसको लिख सकते हैं डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। ठीक है, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, जो भी कंडक्टर हम यूज ले रहे हैं, और हमने सिंपलिसिटी सिलेंड्रिकल शेप का लिया है, कोई सा भी हो सकता है उसका शेप। और वीडी क्या है? ड्रिफ्ट स्पीड। क्लियर? अब यहां से जो हमने एक टर्म डिफाइन की थी, वो टर्म क्या कहलाती है आपकी? करंट डेंसिटी, है ना? तो हमने एक टर्म डिफाइन की थी पहले, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, और उसको हमने जे से लिखा था, कैपिटल जे। तो जे इक्वल टू क्या होता है? आई अपॉन ए। जो मान लीजिए जो हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, अगर वो सरफेस के परपेंडिकुलर है या करंट के परपेंडिकुलर है, तो उस केस में करंट डेंसिटी क्या हो जाएगी? जे इक्वल टू आई अपॉन ए। तो ये जो हमारी क्वेश्चन है, यहाँ से हम करंट डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जे इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई अपॉन ए, और आई अपॉन ए करेंगे जब हो जाएगा एन ई वी डी। क्लियर? तो ये करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट स्पीड में रिलेशन हो गया, यही से जे इक्वल टू एन ई वी डी। अब अगर हम ड्रिफ्ट स्पीड का मैग्नीट्यूड देखें, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है? वीडी इक्वल टू क्या निकाला था हमने? मैग्नीट्यूड क्या निकाला था? ई टॉ बाई एम। अगर ये हम यहाँ पर यूज करें तो ये करंट डेंसिटी हो जाएगा जे इक्वल टू एन ई इंटू ई टॉ बाई एम। और इसको सॉल्व करेंगे तो जे इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू ई। क्लियर? तो जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू ई। ये एक रिलेशन हमारे पास में आ जाता है, और इसको इक्वेशन नंबर लिख सकते हैं हम 5 के बाद में आ जाएगा ये 6। ठीक है, अब इसको अगर हम कंपेयर करें किससे, जो हम हमारा ओम्स लॉ का अनदर फॉर्म है, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, है ना, आपको याद होगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जे इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा इंटू ई। और जब इससे कंपेयर करेंगे, आप देखो इक्वेशन 6, इसको नंबर लिख सकते हैं इक्वेशन 7। तो 6 और 7 को अगर आप कंपेयर करें, क्या नजर आएगा आपको? जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू ई।
तो सिग्मा की जो वैल्यू है बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन 6 एंड 7, सिग्मा कैन बी रिटन एज, सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, एन ई स्क्वायर टो बाई एम। क्लियर? तो ये जो सिग्मा हमने डिफाइन किया था वहां पे, सिग्मा क्या कहलाती है आपकी, सिग्मा कहलाती है कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल और कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। और ये अब हमारे पास में बेसिक जो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती हैं उनकी टर्म्स में कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास में आ गया है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यूमेरिकल पर्पज से। सिग्मा इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टो बाई एम। एन क्या है, कंडक्टर में करंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया, टो रिलैक्सेशन टाइम हो गया एवरेज, और एम इलेक्ट्रॉनिक मास। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी कंडक्टर, अब इसके बाद में बात करते हैं मोबिलिटी की। मोबिलिटी क्या होती है, हम लोग अभी तक बात कर रहे थे सॉलिड कंडक्टर की। सॉलिड कंडक्टर में जो चार्ज कैरियर होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कंडक्टर हमारे पास में और भी तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि कोई इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा ऐसा कंडक्टर हो सकता है, जैसे कि कोई आयोनाइज्ड गैस हो सकती है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और आयंस भी होते हैं कंडक्टर के रूप में, चार्ज कैरियर के रूप में, है ना। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, केमिकल सॉल्यूशन बना सकते हैं, लाइक NaCl का सॉल्यूशन बनाया आपने तो उसमें आयंस हो गए, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसमें आयंस हो गए। तो ऐसे जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनमें जो चार्ज कैरियर होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ही हो। तो उन सभी जो चार्ज कैरियर की इलेक्ट्रिक फील्ड में जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है वो अलग अलग होती है, या कह सकते हैं कि उनकी जो मोशन होगी, उनकी जो मोबिलिटी होगी, है ना, उनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो मोबिलिटी होगी सबकी अलग अलग होगी। तो उसी वजह से हमने एक जो है टर्म डिफाइन की है कि मोबिलिटी क्या होती है। तो मोबिलिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि जो मोबिलिटी होती है, तो मोबिलिटी को म्यू सिंबल दिया जाता है, और म्यू इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, वीडी अपॉन ई। कैसे डिफाइन करते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम बता रहे थे कि जो मोबिल जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है वीडी इक्वल्स टू हमने लिखा था ई ई टॉ बाई एम। तो यहाँ से हम लोग वीडी अपॉन ई कैलकुलेट कर सकते हैं। वीडी अपॉन ई हो जाएगा ई ई ई टॉ, ई टॉ बाई एम, और ये वैल्यू आप यहाँ पे यूज करें तो म्यू इक्वल्स टू ये हो जाएगा ई टॉ बाई एम। क्लियर? तो मोबिलिटी जो है वो कैलकुलेट की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। यहाँ पर ई जो चार्ज कैरियर है उसका चार्ज हो जाएगा, टॉ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, और मास एम जो है उस चार्ज कैरियर का मास होगा जिसकी मोबिलिटी हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेट करना चाह रहे हैं या कोई आयन है उसकी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो सबकी मोबिलिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए दो चार्ज कैरियर हो सकते हैं, दोनों पे चार्ज की वैल्यू सेम है, दोनों के लिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी सेम है, बट दोनों का मास अलग अलग है। तो उस केस में जिसका मास ज्यादा होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी, यानी कि हैवी जो चार्ज कैरियर होगा उसकी मोबिलिटी कम होगी, और जो लाइटर चार्ज कैरियर है, कम मास वाला चार्ज कैरियर, उसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी। तो इस तरीके से मोबिलिटी को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है मोबिलिटी का, वो आप बड़ी आसानी के साथ में लिख सकते हैं ऐसे। तो एसआई यूनिट यहाँ से इस फॉर्मूले से हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका क्या, मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड। ऊपर मीटर पर सेकंड इसका आएगा, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको वोल्ट पर मीटर लिखते हैं, तो ये मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकंड इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ की। हम लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा था। ओम्स लॉ में हमने देखा था कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो वोल्टेज और करंट होती है, तो हमने लिखा था कि भाई V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, I। यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन आएगा। तो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, B प्रोपोर्शनल टू I को। तो ये आइडियल वोल्ट
और करंट के बीच में ग्राफ है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं, एक लिमिट के बाद में वोल्टेज और करंट जो है वो लीनियर नहीं रह पाते, प्रोपोर्शनल नहीं रह पाते। सो फॉर ए गुड कंडक्टर इन दिस फिगर द सॉलिड लाइन इज द वोल्टेज वर्सेज करंट फॉर ए गुड कंडक्टर। तो ये यहाँ पर एक हाई वोल्टेज पे जाके एक वेरिएशन हो जाता है, एक डेविएशन हो जाता है फ्रॉम ओम्स लॉ। और साथ के साथ में टेम्परेचर के साथ भी जो वोल्टेज है और करंट है उनके बीच में जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं रह पाता है। तो उसकी वजह से भी आपके ओम्स लॉ की एक लिमिटेशन होती है कि उस केस में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कंडक्टर का तो ओम्स लॉ होल्ड नहीं रह पाता है। और कैसे एग्जांपल्स हो सकते हैं ओम्स लॉ के या लिमिटेशन के? तो पहला तो ये हो गया कि V प्रोपोर्शनल टू I जो है हाई वोल्टेज पे जाके डेविएट हो जाता है। दूसरा है कुछ ऐसे हमारे पास में डिवाइसेज होती हैं, कुछ ऐसे हमारे पास में कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल, जिनके लिए वोल्टेज और करंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है आपको। और ये स्पेशली जो कर्व है ये किसके लिए बनाया गया है? फॉर डायोड के लिए होता है। ये डायोड जो है हम हमारा जब आगे और पढ़ेंगे 12th में नेक्स्ट बुक सेकंड पार्ट जब उसमें आएगा डायोड आपके, तो ये पीएन जंक्शन डायोड का एक वोल्टेज करंट का ग्राफ है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि वोल्टेज और करंट जो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है, ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है ना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है ये वाला पार्ट। और ये जो है ये ऑलमोस्ट क्या है? कांस्टेंट है। वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन फिर भी करंट क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट है। यहाँ पर ये करंट लगभग कांस्टेंट है, फिर तेजी से इंक्रीज हो जाती है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। तो ये ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज और करंट का ग्राफ नहीं है। तो ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे जो कंपोनेंट है, ये ओम्स लॉ को होल्ड नहीं करते हैं। ऐसा ही एक ग्राफ यहाँ पर बनाया हुआ है, ये जो है गैलियम आर्सेनाइड जो सेमीकंडक्टर होता है, गैलियम आर्सेनाइड, उसके लिए वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो वोल्टेज की दो अलग अलग वैल्यूज पे करंट की सेम वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे कि इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि वोल्टेज की दो अलग अलग वैल्यू है ना। यहाँ पर भी वोल्टेज की वैल्यू V1 हो जाएगी और इसके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज की वैल्यू V2 हो जाएगी, बट इन दोनों के करस्पॉन्डिंग करंट की क्या है? एक ही वैल्यू है। जबकि ओम्स लॉ में ऐसा नहीं होता है। ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट क्या होते हैं? प्रोपोर्शनली होते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो ये भी जो ग्राफ है, ये जो ऐसा कंपोनेंट है, ये भी ओम्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है, या ये जो कंपोनेंट है ये ओम्स लॉ की रेंज में नहीं आते, यानी कि यहाँ पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं होता है। तो ऐसे कुछ हमारे पास में मटेरियल्स होते हैं जो कि ओम्स लॉ को होल्ड नहीं करते हैं या जिन पर ओम्स लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसके बारे में और जो डिटेल्स है आप किस तरह के ये मटेरियल होते हैं तो वो हम और जो हमारा नेक्स्ट बुक आएगी सेकंड पार्ट उसमें और इनके बारे में पढ़ेंगे।